हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, और अगर अच्छे नहीं हैं तो अच्छे हो जाइए, क्योंकि RO का नोटिफिकेशन आ चुका है। 9 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर तक के फॉर्म फिल किए जाएंगे। ठीक है, 9 नवंबर लास्ट डेट है। जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करिए और फिर पढ़ाई स्टार्ट करिए। ठीक है, तो आप में से काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर के क्वेश्चन कर रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, ओ लेवल हमने नहीं किया है, और साथ में ही किस तरह से फॉर्म फिल करें, OTR नहीं हो रहा है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को इसमें जानेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट इस वीडियो में यही रहने वाला है कि ओ लेवल के समकक्ष किन कोर्सेज़ को माना गया है। ठीक है, और इसके साथ ही पोस्ट कितनी है, क्या है, किस तरह से डिवाइड की गई हैं। ठीक है, ये भी जानेंगे। इस वीडियो में बने रहिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे समकक्षता को लेकर के। ठीक है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने जो कोर्स किया है वो ओ लेवल के समकक्ष है या नहीं है, आप एप्लीकेबल हैं या नहीं है, आप एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, तो यह सारी चीज़ें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी RO 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, और ये फॉर्म जो है 9 अक्टूबर से 9 नवंबर तक के फिल किया जाएगा। तो कोशिश करिए जल्दी से जल्दी आप फॉर्म फिल कर लें। ठीक है, और इसमें जो पोस्ट है इस बार वो 411 है। ठीक है, और जो इसकी फ़ीस है वो जनरल और EWS के लिए 125 रुपीज़ है, और SC ST के लिए 65 रुपीज़ है। ठीक है, और जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी 65 है, और जो दिव्यांग हैं उनके लिए 25 है। सिर्फ ऑनलाइन फ़ीस ली जा रही है उनसे। ठीक है, इसके साथ ही एज को लेकर के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, एज आपकी मिनिमम 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। डेट फॉर कैलकुलेटिंग एज, यानी कि आपकी जो एज है 1 जुलाई 2023 तक काउंट की जाएगी। ठीक है, यानी 1 जुलाई 2023 तक आप 21 वर्ष के हो चुके हो। ठीक है, और 40 वर्ष से ज़्यादा ना हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं, कह रहे हैं कि 2 जुलाई 2002 है हमारी डेट ऑफ बर्थ, तो क्या हम एलिजिबल हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि 1 जुलाई 2023 तक आप 21 वर्ष के पूरे हो जाने चाहिए, एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए। तो आप खुद ही देखिए कि जो 1 जुलाई 2002 के बाद वाले लोग हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अभी कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि फॉर्म आप तभी फिल कर सकते हैं जब आपके पास OTR नंबर हो। ठीक है, आप तभी फिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है नोटिफिकेशन में। देखिए, जब आपके पास OTR नंबर होगा तभी आप RO का फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले UPPSC.nic.in वेबसाइट पर जाइए और वहाँ OTR रजिस्ट्रेशन करिए। ठीक है, और अपनी डिटेल्स फिल करिए। उसमें 4 ऑप्शन हैं, जिसमें आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे, फिर अपनी ईमेल ID और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद डैशबोर्ड खुल करके आएगा, इसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल और एडिशनल डिटेल्स फिल करेंगे। ठीक है, और अपनी क्वालिफ़िकेशन फिल करेंगे। उसके बाद अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। ठीक, फिर उसके बाद आपको 2 से 3 दिन में अपना OTR नंबर मिल जाएगा। जब ये OTR नंबर मिल जाएगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे RO का फॉर्म। ठीक है, तो ये आप लोग लेट मत करिएगा, क्योंकि OTR नंबर जनरेट होने में देख रहे हैं आपकी 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके फिल करिए। रात में थोड़ी सी वेबसाइट चलती है ठीक ठाक, तो आप रात में फिल करने की कोशिश करिए, क्योंकि दिन में तो मैंने भी अभी देखा था ट्राई करके, कई बार देखा, लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा है। आप लोग कोशिश करिए लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग ट्राई करें इसको, ताकि फिल हो जाए आपका। ठीक है, तो फ्रेंड ये तो था OTR को लेकर के कि OTR आप कैसे फिल कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, देखिए ये नोटिफिकेशन में एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपने अपने OTR फॉर्म में कुछ चेंजेस किए हैं तो डैशबोर्ड पर जा करके उसको सिंक्रोनाइज़ ज़रूर करिएगा। अगर आप सिंक्रोनाइज़ नहीं करेंगे तो जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो अपडेट नहीं होंगे। तो इसलिए इसको करना मत भूलिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और अब देखते हैं कि कितने स्टेप हैं RO के फॉर्म फिल करने में। ये तो था
OTR को लेकर के जो मैंने वर्बली आप लोगों को बताया है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको इसकी भी डिटेल बता दूंगी कि OTR फॉर्म किस तरह से फिल करना है। और ये तो RO ARO के फॉर्म के स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कई लोग क्वेश्चन कर रहे थे इस चीज़ को लेकर के, कमेंट कर रहे थे कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से वो स्टेप्स लिखे हुए हैं। आप सबसे पहले uppsc.nic.in पर जाएंगे, वहाँ पर आपको ये लिंक मिलेगी जहाँ से RO ARO का फॉर्म फिल करना है, ठीक है। उस पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपसे फर्स्ट स्टेप में अप्लाई करने के लिए आएगा। अप्लाई पर जब आप क्लिक करेंगे फिर आपके सामने दूसरा ऑप्शन दिखेगा आपको जिसमें लिखा होगा ऑथेंटिकेट विद OTR। फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आएगा हैव यू कंप्लीटेड योर OTR रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपने किया है तो येस करिएगा। फिर वहाँ आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखेगा गो, फिर उस पर आप क्लिक करेंगे। फिर फिल OTR नंबर, अगर आपने OTR पहले से कर रखा है तभी आपके पास OTR नंबर होगा। उस OTR नंबर को यहाँ पर फिल करके आप प्रोसीड कर दीजिएगा। ऑथेंटिकेशन के लिए आपसे OTP मांगेगा, ठीक है। OTP देने के बाद आपकी जो डिटेल है, जो भी आपने OTR फॉर्म में अपनी डिटेल्स फिल की थी, आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी क्वालिफ़िकेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें खुल करके आ जाएंगी। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा इतना करने पर। देख लीजिए एक बार। अब आइए देखते हैं फॉर्म फिल करने में जो सेकेंड स्टेप है उसमें क्या कहें। उसमें अपनी आपको प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन यानी कि अधिमानी अर्हता देनी है। अगर आप ऐसी कोई क्वालिफ़िकेशन रखते हो जो उन ऑप्शंस में दिया हो उसमें आप यस करिएगा। अगर नहीं रखते हैं ऐसी क्वालिफ़िकेशन तो नो कर दीजिएगा। फिर स्टेप थर्ड में आपको फ़ी पे करनी है और फोर्थ स्टेप में अपना फॉर्म का प्रिंट ले लेना है। ये मैंने एक मोटा मोटा आइडिया आपको दे दिया कि कितने स्टेप्स में आपका फॉर्म फिल हो जाएगा और आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आपने OTR फिल कर रखा है तो उसमें आपको पूरा फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा, बस जो RO ARO के लिए जितना भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बस वही आपको फिल करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें नहीं फिल करनी पड़ेंगी, ठीक। यहाँ पर देखिए नोट में साफ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि अनिवार्य और अधिमानी अर्हता में केवल एक बार संशोधन किया जा सकता है, तो इसलिए कोशिश करिएगा कि गलतियां ना हो, ठीक है। आप एकदम केयरफुली अच्छे से सारी चीज़ें फिल करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, RO ARO में इस बार बड़ी भर्ती आई है, 411 पोस्ट हैं और इसमें देखिए टोटल जो RO की पोस्ट है वो कितनी है। तो यहाँ पर देखिए जो उत्तर प्रदेश सचिवालय में RO की पोस्ट है वो 322 हैं, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद लोक सेवा आयोग में RO की 9 पोस्ट है और उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में RO की 3 पोस्ट है। तो देखिए टोटल मिला करके RO की पोस्ट कितनी हो जा रही हैं, 334 हो जा रही हैं, ठीक है। यानी कि 411 में से 334 पोस्ट RO की। तो देखिए RO के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन इम्पॉर्टेंट है, बाकी कोई डिग्री कोई कोर्स इसके लिए नहीं मांगा गया है। आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, BA BSc BCom जो भी कर रखा है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट भी इसी में है, ग्रेजुएशन ही सिर्फ लग रहा है और सैलरी भी इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। 4800 ग्रेड पे की है ये। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बार आपको बताया भी था कि RO की पोस्ट के लिए 4800 ग्रेड पे है और 75,000 लगभग सैलरी बनती है और ARO के लिए 4600 ग्रेड पे के हिसाब से 70,000 मंथली सैलरी बनती है। तो जो लोग परेशान हैं O लेवल को लेकर के वो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि वो RO के लिए एलिजिबल है। पोस्ट भी इसमें ज़्यादा है, सैलरी भी इसकी ज़्यादा है, तो लग जाइए, अच्छे से प्रिपेयर करिए और एग्ज़ाम दीजिए, ठीक। जिनके पास सिंपल ग्रेजुएशन है वो RO के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। आप यहाँ से अपना कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। अब समझते हैं ARO के लिए कौन एलिजिबल है। तो देखिए 411 में से है ना, सिर्फ 77 पोस्ट जो हैं वो किसकी हैं, ARO के लिए हैं। और जो उत्तर प्रदेश सचिवालय में ARO की पोस्ट है वो 40 है और राजस्व परिषद में ARO की पोस्ट 23 है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ARO की जो पोस्ट है वो 13 है, ठीक है। और एक पोस्ट है लोक सेवा आयोग में ARO लेखा की, यानी कि जिसने वाणिज्य में कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर रखा है वही सिर्फ इसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है, बाकी कोई नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि ARO के लिए कितनी पोस्ट है, 77 हैं,
जो कि आरओ से कम है। और इस तरह से आरओ और एआरओ मिला करके टोटल 411 पोस्ट हैं। अब यहाँ पर समझते हैं एआरओ के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब समकक्षता देखते हैं कि एआरओ के लिए क्या मांगा गया है, कौन सी डिग्री, कौन सा कोर्स। तो यहाँ पर देखिए सचिवालय में जो 40 पोस्ट हैं और राजस्व परिषद में जो 23 पोस्ट है, टोटल मिला करके जो 63 पोस्ट हैं, ठीक है, उनमें ग्रेजुएशन लगेगा, ठीक है। और डोएक से आपने ओ लेवल कर रखा हो या फिर ओ लेवल के समकक्ष आप कोई अर्हता रखते हो, साथ में हिंदी टाइपिंग। अब देखते हैं समकक्ष अर्हताएं क्या क्या हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, 2022 में ओ लेवल के समकक्ष कोर्स के निर्धारण के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, जिसमें ये सारे जो इस पीडीएफ में कोर्स दिए गए हैं वो ओ लेवल के समकक्ष होंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपने इन कोर्स में से कोई भी कोर्स किया है तो अगर आपने ओ लेवल नहीं किया है तो भी आप एआरओ के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 में देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटीई या नीलेट या फिर डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्था से कम 1 वर्ष की अवधि का ओ लेवल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। दूसरे पॉइंट में ये लिखा है कि आपने इंटर के बाद, ठीक है, 10+2 लिखा है ना, इंटर के बाद कंप्यूटर में 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। तो यहाँ पर देखिए लगभग 28 ऐसे कोर्स हैं जिनको ओ लेवल के समकक्ष माना गया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन। इसमें आप अच्छे से देख लीजिएगा कि अगर आपने इंटर के बाद इन सब में से आपने 1 वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम अगर उत्तीर्ण किया है तो आप एप्लीकेबल हैं। ये देख लीजिए, ऐसे टोटल देख रहे हैं, ऐसे टोटल 28 कोर्स हैं जिनमें 1 वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम किया हो आपने। पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, 10+2 या फिर स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि का पीजीडीसीए या फिर डीसीए पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। तो पॉइंट नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है, यूपीडीईएससीओ से उत्तीर्ण 1 वर्ष का डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम आपने उत्तीर्ण किया हो। पॉइंट नंबर 5 को देखिएगा, स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा हो। फिर देखिए पॉइंट नंबर 6 पर क्या लिखा हुआ है, एससीआईटी, एमसीए, बीटेक, ठीक है, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल के कंप्यूटर कोर्स, बीसीए, एमएससी साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, बीएससी में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम किसी 1 वर्ष में आपने लिया हो। इसी तरह से पॉइंट नंबर 7 देखिए, केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी या फिर आईसीटीई, नीलेट, डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से हाई स्कूल के उपरांत कम से कम 1 वर्ष की अवधि का कंप्यूटर में डिप्लोमा पाठ्यक्रम। इसी तरह से पॉइंट नंबर 8 पर देखिएगा, केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय या फिर इन सब चीज़ों से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। पॉइंट नंबर 9 में देखिएगा, आईटीआई से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा कोर्स उत्तीर्ण किया हो। जो आईटीआई से 52 सप्ताह का कोपा कोर्स होता है वो उत्तीर्ण किया हो आपने। पॉइंट नंबर 10 में लिखा हुआ है, केंद्र राज्य सरकार के किसी मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से अगर आपने 3 वर्षीय डिप्लोमा किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तब आप अपने आप को ओ लेवल के समकक्ष मानिए और एआरओ के लिए भी अप्लाई करिए। देखिए मैं आपको एक बार और दिखा दे रही हूँ, ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर आपने इन सब में से कोई भी कोर्स किया है तो आप अपने आप को ओ लेवल के समकक्ष मान करके एआरओ के लिए अप्लाई करिएगा। तो फ्रेंड्स ये तो था एआरओ के जो ये सचिवालय और राजस्व परिषद में टोटल जो 63 पोस्ट हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या आपने ग्रेजुएशन किया हो, आपने डोएक से ओ लेवल किया हो, या भी जो मैंने आपको बताया समकक्ष अर्हता वाला वो किया हो, और साथ में ही आपको 25 वर्ड पर मिनट की हिंदी टाइपिंग आती हो, तब आप इन दोनों के लिए एआरओ की जो पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल हैं। अब आते हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एआरओ की जो 13 पोस्ट हैं उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। उसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो, साथ में कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा किया हो, साथ में डोएक से ओ लेवल किया हो, और आप 25 वर्ड पर मिनट की हिंदी टाइपिंग आती हो, ठीक है। यहाँ पर ओ लेवल के समकक्ष नहीं बोला है, इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आप ये सारी एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद जो ARO की एक लेखा वाली पोस्ट है, ठीक है, उसमें आपने वाणिज्य से स्नातक कर रखा हो, ठीक है, कॉमर्स से BCom, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बार मैं समझा देती हूँ फिर से कि 411 पोस्ट हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग विभाग में RO की पोस्ट कितनी है वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। टोटल RO की 334 पोस्ट हैं। ग्रेजुएशन लगेगा इसमें और कुछ भी नहीं मांगा गया है, ठीक है। तो जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो RO के लिए अप्लाई करें, परेशान ना हो। और जिनके पास O लेवल या फिर उसके समकक्ष अर्हता है वो ये जो 77 पोस्ट हैं उनमें से देख लें। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया कि ARO जो सचिवालय में है और जो राजस्व परिषद में पोस्ट हैं, यानी कि 40 और 23 63 पोस्ट, इनके लिए आपको O लेवल किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो उसके लिए जो समकक्ष अर्हता वाला मैंने अभी आपको दिखाया है, अगर वो आप रखते हैं तो वो लोग इनको फिल कर सकते हैं। बाकी जो लोक सेवा आयोग में ARO की 13 पोस्ट हैं उनके लिए मैंने बताया कि ग्रेजुएशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी बताया मैंने, ये देखिए जिस लोक सेवा आयोग में ARO की 13 पोस्ट हैं उसमें ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस और डिप्लोमा और 2 से O लेवल और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग, ठीक है। और जो ये एक पोस्ट है इसके लिए वाणिज्य में स्नातक, ठीक है। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपको समकक्षता को लेकर के और पोस्ट को लेकर के। अगर अभी भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बताइएगा, मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल करके पढ़ाई करने पर लग जाइए। और अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई डाउट है तो उसमें भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने कोशिश की है कि ARO की वैकेंसी के लिए जो एज से रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर ARO के लिए समकक्ष अर्हता से रिलेटेड आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकूं, ठीक है। और जो बाकी कैमरा मेरा स्टेबल नहीं रहता है क्योंकि मैं हाथ से ही फ़ोन को पकड़ करके वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, तो फ्रेंड्स वो थोड़ा सा हिल डुल जाता है, मतलब स्टेबल नहीं रह पाता है। तो इसके लिए सॉरी, और मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द मैं स्टैंड ले लूँ और फिर उससे वीडियोस को रिकॉर्ड करूँ। बाकी अगर आपके कोई और भी क्वेश्चन होते हैं तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और बाय बाय।